दो चीज पिछले क्लास बताए थे, पहले कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे थे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कह रहे थे पहली बार पीएल एप्रोप्रिएशन कैपिटल और वॉट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखा था और उसके बाद लास्ट में जाते जाते इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब लिखे। कोई डाउट है पिछले वाले में? इसी को इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली यदि बात करोगे तो अब कुछ होमवर्क दिए थे, बहुत सारा चीज पहले के वीडियो में कहीं ना कहीं डिस्कस होगा या अभी भी हो सकता है कि उसे देखे नहीं हो। चले आओ शुरू से यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होमवर्क हो गया। यस सर। किसी को कोई डाउट? 1 और 2 में किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो कौन सा दिए थे? और 10 कैलकुलेशन हम लोग कर चुके थे, सिर्फ अकाउंट बनाना था, हो चुका। उसके बाद 13 क्वेश्चन नंबर 13 यदि मैं बात करूं तो नहीं हुआ तो चलिए बताएं कि ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, वो टॉपिक समझाए नहीं अभी रहने दे। चलो आज कुछ आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं दो पार्ट को लेके, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर लास्ट में जाते जाते चले करते सभी के लिए बात करूँ। अकाउंट्स में ये वर्ड यदि यूज हुआ तो इसका मतलब क्या है? बिफोर एंड आफ्टर। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल बताए थे, पहले उसे क्लियर करो। मान लो एक पीएल अकाउंट है, शुरुआत क्या पीएल का? ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। डेबिट में बहुत सारे खर्च आते हैं, कॉमन एग्जांपल सैलरी 10,000। कोई दूसरा? कैरी आउट वर्ड। चलो एक आसान दूसरा ले लेते हैं, रेंट 6,000, ठीक है। और एक नाम ले लेते हैं कमीशन, 2 कमीशन। अब अपने नेट प्रॉफिट निकालें, कितना रहा? कितना है? 30,000। नेट प्रॉफिट का फीलिंग क्या है? वो तो आपने नाम देख के बैठा, सिर्फ नेट प्रॉफिट कमाई होता सब खर्चा देने के बाद, सब खर्चा देने के बाद, मतलब 50,000 मैंने लॉस प्रॉफिट था, ये सब माइनस करने के बाद, ये सब माइनस करने के बाद मेरा आया कितना? 30,000। तो ये 30,000 जो आया है, इन तीनों को माइनस करने के बाद, तो ये तीनों इस 30,000 को लाते वक्त जब माइनस किया तो सीधी कहानी में आप इसे ही कह रहे थे आफ्टर व्हाट? डिडक्टिंग
ये 30,000 क्या है? आफ्टर डिडक्टिंग है ना। अब डिडक्ट करना या दूसरी भाषा में 50 जब इधर लिखा था तो उसके बदले में एक एक करके इधर दिखाना, उस आफ्टर डिडक्टिंग को ही दूसरी भाषा में कह सकते थे कि ये अमाउंट इसको क्या किया गया, वो तीनों अमाउंट उसको चार्ज किया गया ना। यानी 10,000 50,000 के अगेंस्ट में चार्ज कर रहे हैं, 8,000 50,000 के अगेंस्ट में चार्ज कर रहे हैं, 2,000 5,000 50,000 के अगेंस्ट में चार्ज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये 30,000 इन तीनों को क्या करने के बाद आया, आफ्टर चार्जिंग। और यदि मैं कमीशन को चार्ज नहीं करता तो कितना आता, 32 लाख। तो इस 32,000 यदि मैं इसे माइनस नहीं करता तो कितना आता, 32। तो ये 32 को क्या बोल सकते थे, कमीशन को चार्ज करने के पहले, कमीशन को चार्ज करने के, बस उस फीलिंग को पहले क्लियर करो। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या? बिफोर चार्जिंग का मतलब अभी भी वो माइनस नहीं हुआ है, और आफ्टर चार्जिंग का मतलब वो जो भी फिगर है उसको वो माइनस कर चुका है। तो जब हम 30,000 को 2,000 को चार्ज कर दिए तो कितना हो गया? तो अब ये 30 क्या है, इस कमीशन को माइनस करने के बाद। तो सबसे सिंपल कंक्लूजन क्या रहा, यदि वो वर्ड यूज किया गया है चार्जिंग, और ये अलग अलग जगहों पे उसे यूज किया जाएगा, तो यदि वो बिफोर चार्जिंग बोला गया है, इसका मतलब कि अभी भी वो फिगर माइनस, बिफोर चार्जिंग का मतलब व्हाट, बिफोर डिडक्टिंग, बिफोर डिडक्टिंग। चार्जिंग एक दूसरी भाषा में माइनस करने की कहानी, और आफ्टर चार्जिंग का मतलब वो फिगर ऑलरेडी क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। तो आप उसे कुछ याद करने से बेहतर है मतलब ही क्लियर रखो, जिंदगी भर कहीं भी मिले तो वही करना है, कहीं भी मिलेगा तो वही करना है। अब जैसे कि लास्ट क्लास ही देखे थे, सम नंबर 7 या 6 कौन सा था, 7, सम नंबर 7 किए थे ना। तो सम नंबर 7 जब किए थे तो पीएल प्रो बनाते हुए वो पॉइंट नंबर ई में देखो तो बहुत कुछ वर्ड लिखा है। पॉइंट नंबर ई क्या लिखा है, वो द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बिफोर charging interest on capital and partner's salary and before interest on drawing, before interest on drawing। तो जो नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 40, 50 जो भी whatever में, कितना था वहाँ 19,600। अब ये 19,600 के बारे में क्या बोलो, अभी भी हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया, अभी भी हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर सैलरी नहीं दिखाया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिखाया। तभी तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखा रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा रहे थे ना। क्यों? क्योंकि इससे अभी भी वो माइनस नहीं हुआ है। तभी तो हम लोग यहाँ क्या दिखा रहे थे, पार्टनर सैलरी भी दिखा रहे थे। तभी हम लोग क्या दिखा रहे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिखा रहे थे। लेकिन यदि इस फिगर में बोला होता कि नहीं ये आफ्टर है, तो क्या हम दिखा सकते थे? नहीं दिखा सकते थे। तो यदि वो आफ्टर बोला होता तो नहीं दिखाते। कोई एक सवाल दिखाए कि यदि आफ्टर बोला है तो पहले मुझे उसे बिफोर में क्या करना होगा, लेके आना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। तो ये वर्ड आपको बहुत जगह मिलेगा, और जहां भी मिले हमेशा से मतलब क्या रखना, यही। और वो फीलिंग डिडक्शन तो अपनी जगह है, चार्जिंग वर्ड मिलता है। चार्जिंग का मतलब ही क्या, इस तरफ जो भी अमाउंट हम लोग लिख रहे हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ओके, यदि हम इधर नहीं लिख रहे इसका मतलब अभी हमने चार्ज नहीं किया, और इसे माइनस करने के बाद ही फिर क्या आने वाला है, ये फिगर आने वाला है। ओके, अब आ जाओ, ये एप्लीकेशन हमें करना कैसे, इन चीजों का एप्लीकेशन हमें करना कैसे।
तो एक सबसे सिंपल एप्लीकेशन में आ जाओ। पीएल आपको कब बनता है? पीएल के बाद। पीएल आपको बनता है पीएल के बाद। तो इसका मतलब कि नेट प्रॉफिट सही आना चाहिए, नेट प्रॉफिट सही आना चाहिए, तभी तो यहाँ आएगा। लेकिन नेट प्रॉफिट को निकालते वक्त यदि यहाँ आने वाले चीज को अभी भी माइनस नहीं किए हो तो फिर उसे क्या करना होगा? करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट निकालते वक्त यदि यहाँ आने वाले हेड्स को माइनस नहीं किए हो तो पहले मुझे उसे क्या करना होगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक माइनस नहीं करेंगे तब तक हम उसे यहाँ पे लिख नहीं सकते, तब तक लिख नहीं सकते। तो पहले वीडियो में यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें क्या जाता है और वह इसमें क्या आता है। हम लोग भले ही ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बट इसके बाद की कहानी। तो फर्स्ट पार्ट में एक डिस्कशन था कि कौन सा पार्ट पीएल में आता है और कौन सा पार्ट पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है। कौन सी लाइन थी वो? एक लाइन। तो चीजों को याद रखना और समझना है तो फिर उसे एक लाइन में ही समझना पड़ेगा। बताइए पीएल एप्रो में या पीएल में, उसे समझने के लिए पीएल अपने लेवल में बहुत सारा बना है। क्या आता है ये तो हम लोग जानते हैं। ऑन-साइडेड एक्सप्लेन। एक लाइन जब वीडियो देखे हो तो एक क्लास और वीडियो में एक फायदा भी है तो नुकसान भी है। क्लास में जो निकला एक बार निकल गया, वीडियो में 1000 बार देख सकते हो और क्लियर बोला गया, वो भले ही थ्योरेटिकल क्लास था पहले। बहुत बढ़िया। एनी पेमेंट टू पार्टनर, एनी पेमेंट टू पेमेंट एंड व्हाट रिसीव फ्रॉम पार्टनर से कुछ भी मिला या कुछ भी दिए, कहाँ? पीएल एप्रोप्रिएशन। एंड एक था दूसरा रिजर्व, एनी पेमेंट टू या रिसीव, एनी पेमेंट टू पार्टनर या एनी रिसीव फ्रॉम व्हाट? पार्टनर। और दूसरा था ट्रांसफर टू रिजर्व। ये लेकिन एनी पेमेंट टू पार्टनर में दो एक्सेप्शन भी था, दो एक्सेप्शंस भी था। कौन सा था? रेंट टू पार्टनर एंड दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। यही तो था। क्लियर? तो इस पीएल और पीएल एप्रो जो कुछ भी याद करते हो, जितनी भी चीज जिंदगी में हम लोग याद करते हैं उसे एक या दो लाइन में समेटना पड़ता है हमेशा याद रखने के लिए। और हमेशा याद रखने के लिए उसे आपको एक या दो लाइन में समेटना होगा। बाकी तो हजारों नाम हो सकते हैं। और समेटने की कहानी यही थी कि पीएल एप्रो और उस कहानी में पीएल एप्रो में एनी पेमेंट या रिसीट पाया जाएगा, ये दोनों नहीं जानना। और ट्रांसफर टू व्हाट, इसका भी लॉजिक था। ऐसा क्यों? तो बताए थे इस फिगर को लाने का मतलब वो सारे हेड्स आपका प्रॉफिट और लॉस हो देना तो पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस को देना तो पड़ेगा। तो वो सारा कहाँ का हिस्सा? पीएल का हिस्सा। लेकिन इस वर्ड का क्या मतलब बताए थे? दूसरा मीनिंग यूज क्या है? एप्रोप्रिएशन। कहने को हम लोग कहते हैं बंटवारा, बस दूसरी भाषा में क्या कह सकते हो? यूज। किसका यूज? किसका यूज? अब जब प्रॉफिट ही नहीं करते तो कहां से होगा सर? ये प्रॉफिट हो या ना हो सब क्या है यहाँ पे? एम्प्लॉय का सैलरी, प्रॉफिट हो ना हो, देना तो रेंट देना तो पड़ेगा। ऐसा डूबना या पीबीडीडी भविष्य में डूबेगा ही, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सब क्या है? प्रॉफिट हो या ना हो देना तो पड़ेगा, वो पीएल का पार्ट। लेकिन इसमें प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो पार्टनर को कहां से देंगे? प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कहां से देंगे? ये सब तो सवाल ही नहीं आता है। तो दो लाइन, दोनों के बीच की डिफरेंस की कहानी ये
और हम लोग इसे सीख रहे थे, हाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हम लोग देखते हैं और उसे बैठाते हैं, बट आते मतलब ये। अब ये बताने का जरूरत ये था कि कभी कभार इस नेट प्रॉफिट को लाते वक्त, जैसे कि आपने देखा कि इस नेट प्रॉफिट को लाते वक्त क्या आ जाना चाहिए, क्योंकि वो किसका पार्ट है, ये सारा पीएल अप्रो का ना, लेकिन ये वाला पार्ट किसका, पीएल का। तो पीएल वाले में क्या क्या आ गया, रेंट टू पार्टनर, और दूसरा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन, बाकियों का तो आएगा ही। तो ये फिगर इन दोनों को माइनस करने के बाद आना चाहिए ना, ये फिगर इन दोनों को माइनस करने के बाद आना चाहिए। और यदि ये माइनस करने के बाद नहीं आया तो इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सम नंबर 3 देख लें। सम नंबर 3, Precious, Noble and Perfect partners 60-50-30 perfect advance a loan of ₹10,000 on 1/7/17. The partnership deed contain the following clause A, B, C, D. Interest on loan 6% per annum. E, उसके बाद वाली लाइन, the net profit of the firm before above adjustment. कौन सा वर्ड, before, the net profit of the firm before above adjustment, और उसमें एक एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर डी, उसमें एक एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर। और अभी हम लोगों ने मतलब क्या समझा, ये प्रॉफिट क्या होना चाहिए आफ्टर दिस ना, ये क्या होना चाहिए, बाकी जो है वो तो चलो पीएल अप्रो में ही आता है, बाकी तो बिफोर ही होना चाहिए, यानी ये फिगर जो है इनके बिफोर ही होना चाहिए, लेकिन ये फिगर तो आफ्टर होना चाहिए था। तो इस सम को बनाते वक्त हम लोगों ने सबसे पहले इस नेट प्रॉफिट से क्या माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो आपको वो दो वर्ड का मतलब फिर रखना है, बिफोर एंड व्हाट, आफ्टर का। और फिर एक सबसे पहले वर्किंग नोट क्या बना लिए थे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन व्हाट, पार्टनर्स लोन। क्लियर है। सबसे पहले क्या लिया, नेट प्रॉफिट कितना, 1,11,000, और फिर से क्या माइनस किए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इधर क्या 10,000 लोन कितना दिया उसने, परफेक्ट है 10,000। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा वही, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, प्रिंसिपल टाइम रेट 6% और दिया कब 1 जुलाई, अकाउंटिंग अगेन कब, रिवर्स दिसंबर। पीएल अप्रो बनाते वक्त आप नेट प्रॉफिट कितना लेके स्टार्ट करोगे, इसके बाद का हिस्सा आपको मालूम है, कर लेना। आपको दिखाना है तो ये छोटा सा हिस्सा दिखा दो। सम नंबर 11 अब समझ में आ ही जाएगा। सम नंबर 11 अब वो भी हो जाना चाहिए। क्लियर है। चलो अब बात करेंगे कमीशन से रिलेटेड, सम नंबर 5 पर। तो सम में वो बिफोर और आफ्टर वाला वर्ड अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, बस उसे कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना। चलिए स्केल अप ड्रॉ करो।
गया। बाय नेट प्रॉफिट कितना 22,550। चलिए इसके बाद बोलो क्या लिखो, पहले गेट साइड खत्म कर लेते हैं। आई रिकॉल करो क्या समझाए थे, बताओ कौन बताएगा विजुलाइजेशन उसके बारे में 2 मिनट में बोलो बोलो, हो जाएगा पॉसिबल है। जिंदगी में चीजों को बैठे बैठे कभी भी तो रिकॉल करना है, तो इसके बारे में जो कुछ भी बताया था मैक्सिमम सोचने में, मनीमल सोचने में 30 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं। बोलो अगर पहले टाइम कंसीडर करना है, अगर टाइम दिया तो देखना, नहीं दिया तो देखना, अगर नहीं दिया तो डायरेक्ट परसेंटेज अगर मल्टीप्लाई कर देंगे। दिया है तो हम लोग को देखना है कि पूरा स्पेसिफिक टाइम दिया है कि स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया तो 6/12 मतलब 6 महीना कंसीडर कर लेंगे। और फिर अगर दिया है तो फिर देखना मंथली दिया, क्वार्टरली दिया या हाफ ईयरली दिया। अब मंथली दिया तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ, और क्वार्टरली में बिगिनिंग या एंड, और हाफ ईयरली में भी बिगिनिंग या एंड। अब मंथली में बिगिनिंग में 6.5 देना, और मिडिल में 6 और एंड में 5.5। और क्वार्टरली में बिगिनिंग में 9 मंथ्स 7.5 और एंड में 4.5, और हाफ ईयरली में बिगिनिंग में 9 और इसमें एंड में 8। कोई और उसे वेरीफाई कर सकता है? बोला ठीक है बंदा, बट उसे कुछ आपको किसी को एक्सप्लेन करना है और वो कंफ्यूजन से परे हो। अगर टाइम में प्रॉपर इंटरवल्स दिए हुए हैं, इस इंटरवल में आपको इतने अमाउंट ऑफ मनी को निकालना है, सपोज कुछ भी ले सकते हैं। मनी का जो है वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक ही अमाउंट होना चाहिए, तो आपको हर एक महीने या फिर क्वार्टरली या फिर 6 मंथ के अंदर में लेना है। तो हम लोग बेस में हमेशा 6 महीना लेंगे, और अगर बिगिनिंग में वो लेता है तो हम उसको इसमें ऐड करेंगे। सपोज एक महीने के अंदर में हम ले रहे हैं मनी, तो 1 महीने को हम हाफ कर देंगे, हमारा 0.5। अगर बिगिनिंग में है तो हम 6 मंथ के साथ 0.5 को ऐड कर देंगे, तो फिर 6.5, और अगर एंड में है तो उसको माइनस कर देंगे, 6 - 5 0.5। समझने की भाषा में नो डाउट बढ़िया है, और थोड़ा सा उससे बोलने की एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से देख लो, समय के हिसाब से चलोगे तो मैक्सिमम वही लगेगा। सबसे पहले देख लेना है रेट पर एनम वर्ड है या नहीं है। पर एनम वर्ड नहीं है तो फिर समय सोच छोड़ दो, पर एनम है तो फिर समय कंसीडर करना है। पर एनम में फिर क्या था, पर एनम में यदि कोई डेट नहीं दिया है ड्राइंग का या ड्यूरिंग द ईयर का वर्ड है तो उस समय 6 मंथ टोटल ड्राइंग पे। यदि स्पेसिफिक एक डेट है तो फिर स्पेसिफिक डेट है तो कैलकुलेशन भी क्या होगा, स्पेसिफिक डेट ऑफ ड्राइंग से लेके एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। लेकिन 2 वर्ड अभी भी तुम लोग पकड़ा नहीं, और बार बार बोलते थे कि उन शब्दों को पकड़ना, और मैं भी जब बात करता हूँ तो उन शब्दों के बाहर बात ही नहीं करता हूँ। यदि ड्राइंग फिक्स्ड अमाउंट एंड रेगुलर इंटरवल, ये 2 वर्ड बोले। यदि आपका ड्राइंग का अमाउंट फिक्स्ड है और वो रेगुलर इंटरवल है तो फिर हम लोग समय का एक शॉर्टकट पार्ट याद रखते हैं। निकलता कैसे है, चलो वो अपना कंसर्न में, या निकलना एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, उसमें नहीं जाते, क्योंकि यदि फिक्स्ड अमाउंट और रेगुलर इंटरवल का पूरा कैलकुलेशन करोगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर एग्जाम्पल यदि वो पर मंथ विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो फिर पहले वाले ड्राइंग के लिए 12 महीने का कैलकुलेशन, दूसरे वाले ड्राइंग के लिए 11 मंथ का कैलकुलेशन, क्योंकि हर एक महीना के बिगिनिंग में कर रहा है, तो हर एक महीने के बिगिनिंग में कर रहा है, तो पहले मंथ के बिगिनिंग से किया तो साल के आखिरी तक कितना 12 मंथ,
फिर सेकेंड मंथ वाले में 11, तो इस तरह से दोबारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग ह्यूमन बीइंग का नेचर आलसी है, शॉर्टकट तरीका, तो फिर शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं कि कौन सा एक पार्ट ले लें कि अपना काम चल जाए, लेकिन वो आलसीपना भी सब समय नहीं चलता है। वो फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए और बहुत रेगुलर इंटरवल दोनों होना चाहिए। तो यदि पर मंथ एक फिक्स अमाउंट निकाल रहा और रेगुलर इंटरवल, तो 3 ऐसे डेज है, बट होने को और 2 हो सकता है। हम लोग 3 डेज कौन सी बात करते हैं? मंथली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग एंड व्हाट हाफ ईयरली ड्राइंग। 2 और कौन सा हो सकता है? एवरी 2 मंथ एक, दूसरा एवरी 4 मंथ। क्योंकि 12 महीने का अपना साइकिल है ना, तो इंटरवल पॉसिबल कर रहे हैं या तो मंथली या क्वार्टरली साल में 4 बार, हाफ ईयरली साल में 2 बार, एवरी 2 मंथ साल में 6 बार, एवरी 4 मंथ साल में 3 बार, बट और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। एवरी 5 मंथ साल को बीतेगा ही, फ्रैक्शन होगा, वो पॉसिबल नहीं। एवरी 7 मंथ वो भी पॉसिबल नहीं, वो साइकिल ही पॉसिबल है। तो हम लोग डिस्कस ऐसे 3 करते हैं, मंथली, क्वार्टरली एंड व्हाट हाफ ईयरली, बट होने को और 2 हो सकता है, एवरी 2 मंथ एंड एवरी 4 मंथ। और वहाँ क्या बताए थे फिर, वो जो भी इंटरवल है उसका हाफ करो, जो भी इंटरवल है उसका क्या करो, हाफ करो। मंथली इंटरवल है हाफ 0.5, क्वार्टरली इंटरवल है हाफ 1.5, हाफ ईयरली इंटरवल है 3, एवरी 2 मंथ होता तो हाफ 1, एवरी 4 मंथ होता तो हाफ 2। यही है कहानी। तो जो भी इंटरवल होगा उसका हाफ करो, और किसी भी परिस्थिति का सेंट्रल पॉइंट 6, किसी भी परिस्थिति का सेंट्रल पॉइंट व्हाट 6 मंथ। और वो जो हाफ है बिगिनिंग में ड्रॉ है, तो उस हाफ को 6 में क्या करो, प्लस करो, और यदि एंड में है तो उस हाफ को 6 से क्या करो, माइनस करो। यही पड़ता है। अब मंथली है तो मंथली का हाफ 0.5, 6 मिडिल, और यदि बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो जोड़ दिए तो कितना 6.5, एंड है तो व्हाट 5.5, 6 से माइनस कर दिए। और आपके सवाल में नीचे की तरफ क्या बोला था कि चेतन एंड राजू ड्राइंग 250 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मैंने कहा आधे दिन है। और पॉइंट नंबर रोमन 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%, तो फिर फिक्स्ड अमाउंट है, रेगुलर इंटरवल। शॉर्टकट अपने ले सकते हैं, तो कितना लेना है 5.5 मंथ, तो 5 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चेतन, अब ड्राइंग का अमाउंट कितना, तो ध्यान रहे 250 पर मंथ है टोटल ड्राइंग। जब भी लोगे यानी 3000 आपने ड्रॉ किया, 5% एंड 5.5 by 12, 5.5 by 12, how much it comes 69। इसी तरह किसका, राजू का सेम अमाउंट था 69। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यही कहानी तो है। सर पार्टनर वीकली भी तो ड्रॉ कर सकता है, सर पार्टनर वीकली भी ड्रॉ कर सकता है, आपने तो डेली ड्रॉ कर सकता है सर तो वीकली का भी तो कोई दिक्कत नहीं है, साल के 52 वीक है, सोच लो वैसे। सर वो भी तो आ सकता है सर, आप बोले 2 है 3 है, चलो वीकली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये तो अपना केस साइड का पार्ट हो गया। चल इस साइड वाले सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट लाइन तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है 30, 24, 500 एंड व्हाट 20,000। Listen to it.
इसके बाद और कुछ है साइड रोमन 2 कमीशन किसे कमीशन मिला? टू राजू कमीशन। अब कमीशन पार्टनर्स कमीशन लिख करके नीचे राजू भी लिख सकते हो। चलिए अब कमीशन का कैलकुलेशन। कमीशन की यदि कैलकुलेशन की बात करें तो कमीशन का कैलकुलेशन जो भी होगा, याद रखना कोई ना कोई बेस तो होगा, तो थोड़ा डिटेल बात करें, क्योंकि मैं भी एक आलसी इंसान हूं, मतलब सर डिटेल बात करने में आलसी तो शॉर्टकट बात करना चाहिए, मैं डिटेल क्यों बात करता हूँ? एक ही बार समझा दे, रोज मिलेगा तो समझाना नहीं। तो अभी शॉर्ट में बता भी दिया तो रोज समझाना पड़ेगा, तो मुझे लगता आज ही बता दो, 100 बार मिलेगा, बस एक ही बार बोलूंगा, मालूम है देख लो। तो कोई काम नहीं, आलसीपना का ही पार्ट है। अब ये कमीशन है, तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कहानी फिर रही है। एब्सोल्यूट फिगर होने में जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं, 2000 कमीशन दिया, 3000 कमीशन दिया, बात कर दो, क्योंकि हमें यहाँ लिखना क्या है, एब्सोल्यूट फिगर ही तो लिखना है ना। लेकिन प्रॉब्लम कब? जब वो एक रिलेटिव फिगर रहा तो, तो इस रिलेटिव फिगर और एब्सोल्यूट फिगर की कहानी जब कभी भी वो नाम लूंगा, वो फीलिंग हमेशा क्लियर कर लेना। ये वर्ड बोलने का मतलब कि एक दूसरी तरफ क्या है? एब्सोल्यूट फिगर। एब्सोल्यूट फिगर यानी एग्जैक्ट अमाउंट और रिलेटिव फिगर यानी एक परसेंटेज, उसका एक्सप्रेशन बहुत अलग अलग तरीके से होता है। और मोस्टली रिलेटिव फिगर में कहते ही हम लोग न्यूमरेटर को किस पे? डिनोमिनेटर पे एक्सप्रेस किया गया है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में क्या किया गया है? पढ़ेंगे हम लोग एक चैप्टर आपके इसे, वहां भी वो एक्सप्रेशन है। अब इन जनरल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे क्या होता है? एक्सप्रेस होता है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत अलग अलग अंदाज में होता है। वो जो एक्सप्रेशन है वो बहुत अलग अलग अंदाज में होता है। मतलब वो कभी आपका डेसिमल में एक्सप्रेस होता है, कभी किसी में क्या होता है? डेसिमल में होता है। डेसिमल कभी वो परसेंटेज पे एक्सप्रेस होता है, कभी वो परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है, कभी वो एंगल में एक्सप्रेस होता है, और कभी वो आपका एक टाइम में एक्सप्रेस होता है। अलग अलग मतलब डेसिमल में एक्सप्रेस होना का बेस 1 रहता है, 100 में एक्सप्रेस होना का बेस परसेंटेज में यानी 100, एंगल में एक्सप्रेस होना 360 डिग्री, एंड टाइम में बड़ा ये सेकेंड, मिनट, डे, मोस्टली मंथ, वीक एंड वॉट डे। मंथ, वीक एंड वॉट डे, अलग अलग चैप्टर में आपने देखा भी था। इकोनॉमिक्स में भी इसके बारे में भी बात की। पाई चार्ट बनाते हो तो पाई चार्ट में जो वो एक्सप्रेशन था वो किस में था? एंगल में था। वही चीज, हाँ वही, बस वो उस समय एक्सप्रेशन एंगल में। डेसिमल में होना, मैं उसे डेसिमल को 0.2 भी लिख सकता था, but 0.2 can also be written as what? 1/5, और इस जगह पे मेरा बेस क्या है? 1, 1 रुपए में 20 पैसा, और इस जगह में एक्सप्रेशन क्या है? 100 वाला, यानी
मान लो 20%, 100 में 20 रुपए। चलो ये बताओ सर जी, एंगल अभी बोला ना 0.2 इज इक्वल टू अब तो बराबर है ना, तो ये कितना बढ़िया, कितना 72 डिग्री 360। तो पाई चार्ट का कहानी क्या, 72 डिग्री यानी 90 यदि ये है तो 70 अंदाजन ये, और इनडायरेक्टली इज नथिंग बट अ व्हाट 20%। अब आ जाओ उधर वाले में बोलो डेज कितना लिखूं, डेज में बोलो ऑब्वियसली ईयरली डेज बोलो 73 डेज, कितना डेज, डेज में एक्सप्रेस किया तो 73 है ना, मंथ में करूंगा तो टू 2.4 मंथ। घुमा फिरा की एक चीज एप्लीकेशन कहीं, बस वो एक्सप्रेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, मल्टीप्लाई आप किससे करोगे ना वही एक्सप्रेशन हो जाता है। 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें एक्सप्रेशन हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज में एक्सप्रेशन हो गया, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई किए तो एंगल में एक्सप्रेशन हो गया, और 12 से मल्टीप्लाई किए तो मंथ में एक्सप्रेशन हो गया, वही काम है। तो ध्यान रहे एब्सोल्यूट से रिलेटिव निकलता है, पहली बार एब्सोल्यूट से क्या निकलता है, और उस रिलेटिव को बार बार हम लोग कभी दूसरी बार यूज करके उसका क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट फिगर। कमीशन परसेंटेज में है, रिलेटिव फिगर है, बट हमें यहाँ दिखाने के लिए क्या चाहिए, एब्सोल्यूट, अब वो निकालना पड़ेगा। बट उसे निकालते वक्त आप किस डिनोमिनेटर को यूज किए हो वो आप ध्यान रखना है, और ये सवाल में हमेशा दे दिया जाएगा, और जो दिया जाता है उसको क्या याद रखना, उसको क्या याद रखना, वो तो हमेशा रहेगा, और उसको याद रख रहे हो तो तुम भी जानते हो अपने दिमाग का कौन सा यूज करो, फिर आप उस दिमाग का यूज क्या करें। तो लिखे थे ही कभी बोले थे पहला पेज का दूसरे वाले में लिख लो, लिखवाए तो थे वही चीज फिर तुम्हारा कहा जाए, और आने वाला फ्यूचर में आप 50 बार बताने वाला है ये, और तो इसलिए तो कवर भी लिखवाए थे, बस उस कहानी को बार बार दोहराता, इसलिए वो मान लिया कि आपकी आदत थोड़ी खराब है, क्योंकि वो एक ही चीज है जिसे कि आपको हमेशा अप्लाई करना है, और यदि आप पकड़ते हो तो फिर पकड़ लेना, आगे का वेस्ट मत करना है। चले आओ कमीशन पे आता हूँ, परसेंटेज। अब इस परसेंटेज के एप्लीकेशन में कुछ बताए थे कहानी कभी, और एक कहानी बताया तो शॉर्टकट कौन सा, सेम टर्म एंड व्हाट, बता देना, एक था व्हाट सेम टर्म एंड दूसरा व्हाट डिफरेंट टर्म, ये बताए थे। सेम टर्म्स के लिए क्या बताए थे, यदि ये वाला सेम टर्म है, यदि ये क्या है सेम टर्म है, सेम टर्म और रेट भी, तो फिर कहानी क्या था R/100, और यदि वो डिफरेंट टर्म है, परसेंटेज अलग है, और जिसपे अप्लाई होने वाला है वो क्या है अलग है, तो कहानी क्या था, नीचे 100 से बहुत कुछ प्लस माइनस डिवीजन बहुत कुछ क्या होने वाला है। अब प्रॉफिट के मामले में भले ही वो दो था, ऑन कॉस्ट और ऑन
सेम प्रॉफिट के मामले में, बट कमीशन के मामले में वो कुछ भी हो सकता है। कमीशन के मामले में वो कुछ भी हो सकता है और जो हो वो हमेशा दे दिया जाता है। कमीशन के मामले में यानी ये जो रिलेटिव फिगर है परसेंटेज, ये जो कमीशन का परसेंटेज है हमेशा दिया जाएगा। प्रॉफिट के मामले में नहीं देता है तो हम सेल ले लेते हैं, कभी कभार कॉस्ट बोलता है, लेकिन कमीशन के मामले में वो कुछ भी हो सकता है। जिंदगी में कभी फर्स्ट सेमेस्टर या सीए फाउंडेशन कहीं जाओगे तो कंसाइनमेंट के चैप्टर में कमीशन मिलेगा, वो एक और डिटेल कैलकुलेशन है। कभी थर्ड में जाओगे, इंटर में जाओगे, हायर परचेज, वहां एक लोडिंग परसेंटेज मिलेगा। मतलब वो जो रिलेटिव फिगर है किसी भी सब्जेक्ट में मिलेगा और किसी भी चैप्टर में मिलेगा। कॉस्ट पढ़ोगे तो कॉस्ट में मिलेगा, टैक्स पढ़ोगे तो टैक्स में मिलेगा, अकाउंट्स का 20 चैप्टर में भी वो अलग अलग मिलेगा। और जहां भी मिलेगा कहानी यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जहां भी मिलेगा आपको कंट्रोल करना है तो इस कहानी को समझना पड़ेगा। वो कहीं भी मिलेगा, वहां कुछ नया नहीं बताऊंगा। उतना मैं भी सुपर हीरो नहीं हूं, मालूम है एक ही चीज है, तुम लोग को लगता होगा सुपर हीरो ना, मालूम है वही एक तो है जहां पे लपेट दो और कुछ नहीं करना, बस एप्लीकेशन वही है। आपको बस ध्यान रखना है कि ये चीज कहां कहां एप्लीकेशन में है। अब जैसे मैंने कहा कि सेम टर्म एंड व्हाट डिफरेंट, यहां भी वही अपना लेना। यदि कमीशन का परसेंटेज वाला टर्म हमको मिल गया तब तो नीचे व्हाट 100, और यदि वो टर्म्स मुझे नहीं मिला तो थोड़ा सा तुम्हें मैथमेटिकल कंट्रोल करना पड़ेगा कि वहां कुछ प्लस करूं या व्हाट माइनस करूं, क्या करूं। ये तुम्हें वहां हल्का सा, ठीक है, हम लोग उसे एक शॉर्टकट तरीके में बोल देते हैं, ये होगा तो ये कर लेना, ये होगा तो बिफोर होगा तो 100 कर लेना, आफ्टर होगा तो 110 करना, बट वो हमेशा वैलिड सिर्फ उस वर्ड से वो संबंध नहीं रखता है कि बिफोर एंड आफ्टर होने से 100 एंड 110 हो जाएगा। वो बिफोर एंड आफ्टर के बाद वर्ड कौन सा है उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है, उसका पूरा का पूरा। जैसे इसी सवाल में देख लो कौन सा टर्म बोला है कमीशन के बारे में, जब बोलेगा पूरा, आधा अधूरा फिर बोला तुम ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच इंटरेस्ट बट बिफोर। अभी चार्जिंग का कहानी तो इसी में थोड़ी देर पहले बता बोला ना, मानसी इंसान है, मानसी इंसान है, इसलिए बताया जानता था, फिर तुम लोग को लपेट लेंगे, हम जानता था कि हम ही तुमको लपेट के रखेंगे कि वो बिफोर एंड आफ्टर का मतलब क्या था, बिकॉज वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। तो ध्यान रख, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, परसेंटेज किसी पे भी हो सकता है और जो होगा वो हमेशा सब में क्या किया जाता है, दे दिया जाता है। आपको उसको अलग से सोचना या याद करने की जरूरत नहीं है। ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच इंटरेस्ट, बिफोर एंड आफ्टर का कहानी को समझेगा। यस सर। ये फिगर इनके बिफोर में है, ये फिगर क्या है उनके बिफोर में है, और इनको प्लस कर देके इसे माइनस करने के बाद इनको प्लस करके इसको माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो कौन सा आएगा, आफ्टर चार्जिंग। वो जो आएगा प्लस माइनस करके वो आफ्टर चार्जिंग सच आएगा ना, यदि हम प्लस माइनस करेंगे तो। और ये वाला फिगर तो यहाँ आना है,
तो इसका मतलब कि ये फिगर फिर क्या है, बिफोर सच कमीशन, उस कमीशन के पहले। तो फिर इसमें से कौन सा फिगर वो आने वाला है, सेम टर्म। फिर वो क्या होगा, सेम टर्म। फिर आप हंड्रेड कर लो। इसलिए सिर्फ आफ्टर और बिफोर वर्ड मत देखो, नहीं तो बहुत ज्यादा गलती करो, क्योंकि उसी में देख रहे हो, एक जगह आफ्टर भी और एक जगह क्या है, बिफोर भी, वहीं पे। तो प्लस माइनस कर लेते हैं। हाउ मच इट कम्स, 963 into 10%। क्लियर, सेम टर्म में पेस्ट ले लिया, 1896। लेकिन अब ये तो क्लियर है, पहले इतना लिख लो, कभी पहले समझ लो, चलो से बेटा 1896 मैं बदल दे रहा हूँ। यहाँ पे लाइन क्या है, ठीक है, इसको बदल दिया हुआ, बदल दिया जाएगा। अब जब बदल दिया जाएगा तो वो ये वाला फिगर होना चाहिए या ये वाला, ये वाला ना, और अभी तो यही कैलकुलेट हुआ, अभी तो यानी कमीशन को भी क्या करना है, माइनस करना है, और अभी तो हमने इसी को भी कैलकुलेट किया ही नहीं है। यानी जिसे कैलकुलेट करो, वो लाइन जो है वो आफ्टरवर्ड से बेहतर जो लाइन है, जिसे कैलकुलेट करो वही उससे माइनस या प्लस होना है। तो प्रॉब्लम क्या, जिसे कैलकुलेट करो उस फिगर को लाने के लिए वही उससे माइनस और प्लस हो रहा है, तो कहानी वही करना पड़ता है। तो एक दूसरे सवाल में, बाद वाले सवाल में ही इसका एप्लीकेशन लिखेंगे। इस सवाल में वो था क्या, बिफोर चार्जिंग सच, यानी वो अभी माइनस करने की जरूरत नहीं, बाकी प्रॉपर्टीज इसे लिखना है तो लिखो, इसे लिखना है तो लिखो। coming week से MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 12:30 से 2 उनका इंग्लिश चलेगा, इकोनॉमिक्स पीटीएस मैनुअल ट्यूसडे सैटरडे क्लासेस। मैथ अपना एक बहुत बेहतर है, ले लिया करोगे इसके रिपोर्ट, मतलब हम वही कराएंगे, बोले ना कि सॉल्यूशन करना तो थोड़ा क्या हमेशा आधा अधूरा है। कभी और इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो कहानी फिर वैसे ही वो रिकॉर्ड भी करने वाले हैं, यानी रिविजन के समय भी वो काम आ जाएगा। वो पूरा प्रोसेस, क्योंकि अभी जिंदगी ही डिस्टर्ब है तो मुझे उसे बैलेंस करने के लिए सारा कुछ करना चाहिए। चलिए हो गया, पीएल प्रो का प्रॉफिट निकाल करके खत्म करो, पीएल प्रो का प्रॉफिट निकाल करके खत्म करो। चलो बताओ टोटल कितना, 26,688, 22,688 डिफरेंस 17,666
19,000 टू पार्टनर्स कैपिटल चेतन, राजू और रणधीर में रेशो में क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, रेशो क्या है? 4:3:2। चेतन का कितना हिस्सा आया? 580। 7। अब ये जो 2 आए ना तो देख लेना 592 6 ही हुआ ना, 3 होती है। ये 592 6 हो रहा है, जबकि देना कितना पड़ेगा? ठीक है, तो ये वो अमाउंट मैच कर लो। चलिए उसके बाद वाला सब पढ़ोगे, कमीशन का दूसरा एप्लीकेशन। सब नंबर 6 थोड़ा सा गलती है, ठीक कर लेना। सबसे आगे लाइन में 60,000 है ना सर, 62,400 62,400 कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड लास्ट लाइन, अमाउंटेड टू रुपीज 60,000 है, उसे 62,400 कर लो। कुछ लोगों में सही, वो भी सही, नए वाले में भी सही, पुराने वाले में। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड लास्ट लाइन, नए वाले मैथ में भी सही होगा। तो पहला 10 था उसमें गलती है। चलो सम पढ़ो, कमीशन का एप्लीकेशन फिर देखना है। सम पढ़ोगे, कमीशन का एप्लीकेशन फिर देखना है। पॉइंट नंबर डी, ई और एफ। ये डी और ई थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, बिफोर आफ्टर। एफ रिजर्व के बारे में है, लास्ट में बात करेंगे। और जी में भी फिर थोड़ा बहुत नया है कि जो प्रॉफिट है वो सिर्फ एक ही बेसिस पे बटेगा, वो जरूरी नहीं है। चलो सब बनाते हुए देखेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये लखनऊ का। भाई अच्छा 62 ड्राइंग इंटरेस्ट है कौन से पॉइंट में? पॉइंट नंबर बी, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड। एक्स का कैलकुलेशन बताइए। 6/12 का मतलब समझ में आया? एक्स का कैलकुलेशन 10,000 6% 6/12, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ बोला है? इंटरेस्ट ऑन लोन का कहीं जिक्र है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स है ना, तो फिर तो उसको पहले कंसीडर करना पड़ेगा ना। उधर पहले समझे हो, इसलिए मैंने आपसे पूछा क्या है नहीं है वो आप भी बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब कुछ लोगों ने क्वेश्चन रेज किया, क्या इंटरेस्ट के बारे में तो बोला ही नहीं, सिर्फ लोन अमाउंट के बारे में बोला। सिर्फ किसके बारे में? लोन अमाउंट के बारे में। अब जब इंटरेस्ट के बारे में बोला ही नहीं तो फिर ध्यान रखो कि कभी कभार कुछ चीजें सब में नहीं होता, फिर भी अपने मन से कर देता हूँ।
और ऐसा क्यों? अपने मन से नहीं करता कि ये पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया है, और जब सम साइलेंट हो तो जो लॉ में बोला गया था वो हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। जो लॉ में बोला गया था वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत हल्का सा चलो डिस्कस कर लेते हैं लॉ की कहानी। और खासकर ये जो लॉ है ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है। ये जो लॉ है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। ऐसे जो जिंदगी में लॉ पढ़ोगे आप, उसमें से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल लॉ है, स्पेसिफिक लॉ जो बोला वो तो फॉलो होगा, बट कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कॉन्ट्रैक्ट की यदि बात करोगे ना, तो दो पार्टी आपस में डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। दो पार्टी आपस में डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। अब मान लो एक बॉयज एंड गर्ल्स, आप पहले डिसाइड करके क्या, गर्ल बोली देखो भाई शादी के बाद हम खाना नहीं बनाएंगे शादी के बाद हम खाना, मतलब क्या, पहले से ही वो डिसाइड हो गया, लेकिन शादी के समय इस मुद्दे पे दोनों ने बात ही नहीं किया, साइलेंट था। तो क्या, अब तो रजिस्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट उसे बनाना पड़ता है ना। तो पहले से बता दो, कहानी खत्म। साइलेंट हो तब तो फिर जो जनरल होता वही होगा। पार्टनर जब आए थे ना, तो यहां भी बातें कुछ वैसी ही थी। आते वक्त यदि वो आपस में सब बात कर चुके हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आते वक्त यदि वो आपस में हर एक चीज बात कर चुके हैं तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी जो चीजें एक्सप्रेस है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम का साइलेंट कर दो, प्रॉब्लम का जिसका नेक्स्ट पार्ट, यदि वो चीजें एक्सप्रेस है तब तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और जो चीजें एक्सप्रेस होती हैं बेसिकली हम लोग उसे कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड में उसका क्या होता है, जिक्र होता है। लेकिन यदि वो बातें डीड में एक्सप्रेस नहीं है, वो साइलेंट है, तब पिक्चर में कौन आ जाता है, एक्ट। फिर उस समय जो एक्ट बोला वो फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग अपने मन से भी नहीं कर रहे। तो लॉ, पार्टनरशिप भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट में दो अपोजिट पार्टी डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वो एक कैजुअल एग्जांपल लिया कि यदि आप आपस में पहले बात कर चुके हो तब तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन यदि आपस में बात नहीं हुई हो उन मुद्दों को लेकर, क्योंकि होता भी है जिंदगी में कि हर एक मुद्दे पे कभी कभी बात नहीं हो पाती है, जब वो परिस्थिति अराइज होती है तो इंसान फिर उस पर क्या करता है, बात करता है। और जब वो परिस्थिति अराइज होती है, बात करते हैं, जब सब मान गए तो दिक्कत नहीं, और जब आपस में झगड़ा होने लगे तो फिर मामला किस पे आते से मिल जाता है, लॉ। और ऐसी परिस्थिति में पार्टनरशिप एक्ट हमारे अकाउंट्स को लेकर दो बातें बोला है, यदि हम लोग पहले से फैसला नहीं किए हैं तो। एक कि इंटरेस्ट और पार्टनर्स लोग यदि कहीं पे जिक्र नहीं है तो अपने मन से मतलब क्या, लॉ बोला है कि फिर आपको 6% पर मंथ देना पड़ेगा। और यही कारण है कि ये पीएल में भी चला जाता है, क्योंकि लॉ बोला देना पड़ेगा, नुकसान हो या प्रॉफिट। दूसरा PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि पार्टनर आपस में डिसाइड नहीं किए हैं, यदि पार्टनर्स आपस में डिसाइड नहीं किए हैं तो, और यदि वो डिसाइड कर चुके हैं, ए बोला 99 लेगा, बी बोला 1 लेंगे, तो वो ऑलरेडी क्या है, डिसाइड कर चुके हैं, तब तो प्रॉब्लम नहीं। मतलब वही मियां बीवी राजी तो क्या करेगा गाजी, जब दोनों राजी है तो फिर पूछेगा प्रॉब्लम कहाँ से। भाई बी बोला हमको 1 दे देना, ए बोला 99 ले लेंगे, दोनों राजी है, तो हम कौन बोल रहे हैं।
लेकिन दोनों झगड़ा है और किसी मुद्दे पे बात नहीं, बोला फिर आता है तो कितना तो जाता है इक्वल 3 है तो 1 1 1 तो ध्यान रखो सब में कुछ नहीं बोले तो ये दो को लेना है और बाकी अपने मन से कुछ नहीं लेना, बाकी अपने मन से, क्योंकि बाकियों के बारे में लॉ कुछ बोलता नहीं है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, पार्टनर सैलरी नहीं होगी, ये सब नहीं होना है तो वो। चलिए तो नेट प्रॉफिट क्या था, बिफोर था ना, लेकिन करना क्या पड़ेगा उससे आफ्टर। नेट प्रॉफिट 62,400 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 40,000। कब का डेट, डेट का कुछ नहीं बोला तो स्टार्टिंग हो गई है 40,000। कब का लोन का डेट है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो पूरे साल के लिए तो नहीं हुआ ना, या 12/12 2000 ओके। इसका रिलेवेंस आपने देख लिया कौन कौन शब्दों से था, आपको भी मालूम है कि इसका कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर वर्ड का मतलब होना जरूरी है। दूसरा पीएल में कौन सा हिस्सा जाता है और पीएल आफ्टर में कौन सा हिस्सा जाता है, वो दोनों क्लियर है तो फिर आप कौन सा ध्यान रखना इस तरह से। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, 500 बाई into 10% into 6 by जेड भी है 5,000। बोलिए कितना दिया आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किंतु मत रहो ऐसे जो चुरा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट बताओ 50,000 into 5%। चलिए x का 2,000। चलिए अर्चना की बंधु 30,000 into 1,500। का 20,000 into 5,000 ये की कहानी है, बार बार दोहराया जाए उस कैलकुलेशन से रिलेटेड, इससे भी आता हूँ। चलिए ये हो गया आपका पॉइंट नंबर, ये हो चुका, बी हो चुका, सी सैलरी सी टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर सैलरी XYZ 2,000 पर एनम है, 6,000 2 नेक्स्ट कमीशन। अब आ गए अपने उसी कैलकुलेशन पे जो हम लोग थोड़ी देर पहले सीखे थे, और उसका कंट्रोल का मतलब ही है कि पहले से याद नहीं रखना, उसी परिस्थिति में आपको सही करना है।
पहले की बातें छोड़ दो, हम लोगों ने जो सीखा। चले आइए पॉइंट नंबर डी, कमीशन का परसेंटेज। पॉइंट नंबर डी, कमीशन का परसेंटेज किस पे है? एक्स का कमीशन है ना, किस पे? ऑन किस पे? ऑन नेट प्रॉफिट। और कोई वर्ड? एक बार समझ आता नहीं है, फिर बोलता है बीच। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग का मतलब इन सिंपल क्या बोले थे? बिफोर चार्जिंग का मतलब इन सिंपल माइनस करने से पहले। एक तो वर्ड बोले थे, तो क्या बोले थे? कमीशन का परसेंटेज किस पे होगा? ये हमेशा किस पे दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट पे, और कमीशन को माइनस करने के पहले। तो नेट प्रॉफिट यहाँ कहाँ दिख रहा है? 60,000। और क्या इससे कुछ भी माइनस करने को बोला है? नहीं। सेम टर्म है ना वो? तो कौन सा टर्म है? सेम टर्म है। तो जब आप x का कमीशन दोगे तो पहले ही बोले, याद नहीं रखना है। आपको लगता है कि याद करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, बस आपको अटेंटिव पढ़ना पड़ता है। और अटेंटिवनेस पढ़ने का कहानी वहीं पे है। कमीशन परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बोला सर वो तो सिर्फ कमीशन के बारे में बोला, इन सब के बारे में तो बोला नहीं। तो वैसे भी कौन सा वर्ड यूज किया है वो? तो अपने मन से कैसे प्लस माइनस कर दूं उसे? तो मेरे पास ये जो टर्म है वो सेम टर्म है ना, तो सेम टर्म है तो कितना है? 60। क्या परसेंटेज कमीशन है? 10/100। हाउ मच? 6,000 हो गया। अब उसके बाद दूसरा भी समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर क्या? ई। पॉइंट नंबर ई, कमीशन का परसेंटेज किस पे बोला? वर्ड पे ध्यान देना हमेशा। ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द अबव यानी A to D। ऑल द अबव यानी व्हाट? A से लेके D तक, फिर A B है, B C D सारा है ये। यानी उस प्रॉफिट से ये फिगर को भी क्या करना है? प्लस और माइनस करना है। इसलिए मैंने कहा ना लाइन की सब समय वही दे दिया होता, आपको अलग से कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ पढ़ना है ध्यान से। अब ऑल द अबव ये तो हुआ, लेकिन अभी और भी वर्ड था। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यही वर्ड है। तो पॉइंट नंबर ए से डी ये सारा है ना, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यानी कौन सा? पॉइंट नंबर ई वाला। यानी कौन सा? पॉइंट नंबर ई वाला। यानी ये जो वाई का था ना, तो वाई का जो कमीशन है ये जो आएगा, इससे भी वो क्या करने को बोल रहा है? माइनस। बट ये मुझे पता नहीं, और जब ये पता नहीं है तो यहाँ तक तो हम लोग डिफरेंस निकाल चुके थे। यहाँ तक का डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं। यहाँ तक का जब डिफरेंस निकाल लेते हैं तो कितना आता है? 44,000 आता है। कैसे आया? प्लस एंड माइनस। ओके, अब जब आया 44, तो 44 तक कहाँ तक आया? यहाँ तक सारा प्लस माइनस करने के बाद, लेकिन इससे भी वो माइनस करने को बोल रहा है, इसे भी वो माइनस करने को बोला ना। तो क्या समझा रहे थे? सेम टर्म नहीं है ये, डिफरेंट टर्म है। बिफोर बोला होता तो सेम टर्म था, तब तो आप नीचे 10/100 कर सकते थे। अब सेम टर्म नहीं है, तो सेम टर्म नहीं है तो याद रखते हो, लेकिन अभी समझाएंगे भी। और वो ये एक सिंपल मैथमेटिक्स लेट करना आना चाहिए।
ठीक है, हम यहाँ ऐड करेंगे, बट कभी जिंदगी में किसी दूसरे चैप्टर में वो माइनस भी होता है, कभी जिंदगी में वो दूसरे चैप्टर में माइनस भी होता है, तो वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। और इसीलिए उसका परमानेंट सॉल्यूशन है तुम्हारा क्या होना, लेट करना। और वो लेट रिलेटिव फिगर में मान लिया कि इसको भी माइनस करने के बाद, इसको भी माइनस करने के बाद 100 आता, मान लिया कि उसे भी माइनस करने के बाद कितना आता, 100। और कमीशन कौन से फिगर पे निकालने को बोला था, इस 100 पे। तो इसका मतलब कि 100 का 10% निकालते तो कितना आता, 10 आता। 100 का 10% निकालते तो कितना आता है। अब ये दोनों मिला के कितना होता है, यानी यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर, 110 के बराबर। तो ये 44 तो ये दोनों का मिला के है ना, इसीलिए ये 44 110 के बराबर है। तो फिर 10 भले हम लोग ऐड कर देते हैं कि आफ्टर, हम लोग एक लाइन बोलते हैं आफ्टर है तो ऐड करो, बट जरूरी नहीं है कि आफ्टर होने से ही ऐड होगा भाई, आफ्टर और बिफोर सबका कॉम्बिनेशन देख लो मैं। बस एक सिंपल कंक्लूजन रखना जो हम बोलते हैं, या यदि आपको उलझन है तो जिसे कैलकुलेट कर रहे हो वही यदि माइनस होने वाला है, जिसे कैलकुलेट कर रहे हो वही यदि माइनस होने वाला है, तो फिर नीचे 100 के साथ उस रेट को क्या करो, ऐड करो। x करने से फिर वो पॉइंट आ जाएगा, x 0.1x, तो बात क्या रही है 1.1x, इधर क्या 0.1x, तो घुमा फिरा के क्या हुआ 10/110 ही हुआ। কি বলছো দেখি 44,000 minus x into 10/100 equal to x, तो अल्टीमेटली वही तो बोलता हूँ। এভাবে করা যায়, কেন ওটাকে অতটা গোলাচ্ছো, সোজাসুজি থাক, ওটা ঠিকই করেছো, বাট ওটাকে সোজাসুজি রাখো, ঠিক আছে। x টা তোমার অনেকটা বড় হয়ে যাবে, তার থেকে ভালো কি 100 100 এর 10 তাহলে কত হবে 10, তাহলে দুটো মিলে কত হলো 110, তাহলে 44,000 কত ইকুইভ্যালেন্ট 110 এ, তাহলে 10 কত। एक सिंपल कंक्लूजन, आप जिसे कैलकुलेट कर रहे हो वही माइनस करना है, तो फिर नीचे 100 के साथ वो रेट को क्या करो, ऐड करो। सर ये बात एक्सप्लेन कर दीजिए। ऐसा क्यों ना, परसेंटेज का फिगर किस पे पूरा पढ़ा था, पूरा पढ़ा था। आफ्टर चार्जिंग द अबव एंड आफ्टर चार्जिंग सच, तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब पॉइंट नंबर ए से लेके डी तक का पूरा कहानी, पॉइंट नंबर ए से लेके डी तक का पूरा कहानी। अब ए से लेके डी तक तो हो गया, लेकिन आफ्टर सच कमीशन, अब सच का मतलब वो जो तू इसे कैलकुलेट करने वाला है, और ये माइनस करने के बाद जो फिगर आने वाला था उस पे कैलकुलेट करना है, लेकिन ये तो मुझे मालूम ही नहीं। तो जब जिसे आप कैलकुलेट कर रहे हो उसी को माइनस करना था, और यदि वो पता नहीं है तो वैसी परिस्थिति में 100 के साथ हम लोग कहते हैं रेट को क्या करना है, 5 है तो नीचे 105। अब इसका क्रॉस चेक भी देख लेते हैं। 44 10/100 कितना है, ये 4000 है, तो अब रुको 4000 44 से 4 चला जाएगा तो बचेगा कितना 40। अब 40 पता है ना, अब मेरे पास सेम टर्म है ना, तो जब अब मेरे पास सेम टर्म है तो 10/100 कर सकते हैं, और 10/100 कर सकते हैं, तो जादू क्या है, अब तो सही है। यानी क्रॉस चेक, इसको माइनस करने के बाद जो आया उस पे यदि नीचे सेम रखोगे तो वही आना चाहिए, वही तो हुआ। पहले पता नहीं था तो प्लस माइनस करके क्या किया, निकाल। जब पता हो जाता तो आप डायरेक्ट कर लो। तो वही कमीशन,
एक्स एंड वाई दोनों कंडीशन लिखो। और एक हिस्सा डीएलएफ में क्या आता है? एनी पेमेंट टू पार्टनर और ट्रांसफर टू रिजर्व। ये अप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट का यूज, प्रॉफिट का यूज। अब आ जाओ फिर एक फीलिंग देख करना। 60 एक पार्टनर को एक एक करके दे दिया। अब पार्टनर को एक एक करके दे दिया तो अभी भी कितना बचा? 40,000 बचा ना। क्या होगा? 40,000 प्रॉफिट बचा तो क्या होगा? पार्टी होगा तो। लेकिन आज के हालात में परिस्थितियों ने सिखा दिया क्या? 3 महीना फिर लॉकडाउन हो गया तो पैसा बचाना क्या करो? सीखो ना भाई। बट हम लोग क्या मानते थे? जिंदगी में ऐसी परिस्थिति कभी आने वाली नहीं, हम लोग नहीं मानते। खासकर मैं कि आज का आदि खत्म करो, कल का क्या होगा कल देखा जाएगा। बट आज ऐसे हालात हो गए हैं कि जिंदगी में कभी इंसान ने ऐसी कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसी परिस्थिति भी होगी। हाँ, बहुत लोग ऐसे पहले से करते थे, सेविंग था, उनका था, अपना नजरिया था हर एक का। बट मुझे नहीं लगता था कि ऐसी कभी परिस्थिति हो जाएगी कि इंसान को सीधे लॉक कर दिया जाएगा। तो फिर ऐसी परिस्थितियों के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? सारा पैसा खर्चा या पार्टी ना कुछ बचाना चाहिए? बचाना चाहिए ना। तो ऐसी परिस्थिति के लिए कुछ पैसा क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। बचाना चाहिए मतलब 40,000 को खर्चा नहीं करना, इसमें से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। किसमें ट्रांसफर कर देना है? रिजर्व में। पॉइंट नंबर है, इसमें से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कितना करना है? 25% रिजर्व में। पहले तो रिजर्व का फीलिंग मतलब आया। अब रिजर्व में कब पैसा ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट होगा तब ना, कमाई नहीं रिजर्व में करोगे। चांस होगा भाई। तो सिंपल सा कहा कि वो भी तो प्रॉफिट का यूज है। तो रिजर्व भी क्या है? यानी प्रॉफिट होने के बाद ही होगा, पहले तो हो ही नहीं सकता। एंड देयरफॉर रिजर्व भी कहा जाता है पीएम एप्रोप्रिएशन। तो टू रिजर्व फंड या टू जनरल रिजर्व, कौन सा नाम यूज किया गया? टर्म नहीं, रिजर्व फंड। ठीक है, कुछ लोग इसे जनरल रिजर्व भी बोलते हैं, बात एक ही रिजर्व फंड। लेकिन अभी पूरी कहानी का एक साल बता चुका हूँ। इंफॉर्मेशन किस पे है? रिलेटिव टर्म पे। इंफॉर्मेशन किस पे है? रिलेटिव टर्म पे है। एब्सोल्यूट टर्म पे होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब भी रिलेटिव टर्म पे होगा तो उसके आगे का कहानी वो देगा ही। उसके आगे का कहानी तो वो नहीं दिया तो पॉसिबल ही नहीं, देना तो पड़ेगा उसे। देना तो रिलेटिव टर्म पे होते ही उसे देना पड़ेगा। कौन सा रिलेटिव टर्म है? कौन सा टर्म है? डिविजिबल प्रॉफिट। तो थोड़ा सा आफ्टर चार्जिंग ऑल द अबव प्रोविजन नहीं भी बोलता तो चलता। क्यों? वो वर्ड का फीलिंग क्या? डिविजिबल, जो बंटने वाला है। और वही तो बाद में बंटने वाला है। ठीक है, क्लियर? तो रिजर्व फंड में जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका कितना? 10%, 20%, 25%। सेम टर्म है तो 40,000 का 25 बाई। क्लियर? जिंदगी में कभी भी रिलेटिव फिगर के आगे का कहानी जरूर होगा। और इसलिए मैंने कहा याद नहीं रखना होता उसे। नेट प्रॉफिट बोला होता तो किसका लेते हैं? नेट प्रॉफिट का। डिविजिबल बोला तो डिविजिबल कौन? जो अंत में बढ़ता है वो, यानी वो सेम टर्म आ चुका, नेट बाई 100। एंड फाइनली 10,000 रुपया क्या करिए? रिजर्व में चले गए। अब बचा कितना? 30,000, क्योंकि 40 तक तो था ही ना।
और ऐसे भी प्लस माइनस करोगे तो 30 ही आएगा, ऐसे भी प्लस माइनस करोगे तो 30 ही आना है। और इस 30 को क्या करेंगे, एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर। अच्छा, अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कंडीशन, यानी बटने वाला 30 है, लेकिन वो 30 भी घुमा फिरा के बटेगा। वो 30 भी क्या है, घुमा फिरा के बटने वाला है। आपको भी मालूम है, सम अपनी मर्जी है, जितना कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है। चलो, क्या बोला है उस पॉइंट नंबर सी में, जो 30,000 का पहला 20,000 है वो इन लोग तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और x को 50% मिलेगा, y को 40% और z को 10%। लाइन आराम से पढ़ लिया करो। क्या बोला है, वो बोला है कि ऑन द नेट डिविजिबल प्रॉफिट x is entitled to 50% of first 20,000, 50% of first 20। लेकिन मेरे पास प्रॉफिट कितना 30 है ना, तो पहले 20,000 रुपए में x को 50%, y को 40%, z को 10%। तो पहला 20,000, पहला फर्स्ट 20,000 x y z 50, 40 and what 10। लेकिन प्रॉफिट तो मुझे 30 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अभी तो 20 ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ। above 20 यानी 20 के ऊपर फिर कितना 10,000 ना बैलेंस, वो किस में बटने को बोला, इक्वली। वो किस में बटने को बोला, इक्वली। तो जरूरी नहीं है कि एक ही रेशियो होगा, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ दिखाना संभव नहीं है। तो फिर आपको एक वर्किंग नोट क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाए थे तो 2, और 2 में क्या स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक अलग से छोटा सा स्टेटमेंट। तो एक प्रॉफिट दो अलग अलग अंदाज में या डिफरेंट या अंदाज में बटेगा, जब बटा तो एक अलग वर्किंग बना दोगे। अब आप बोल सकते थे कि यहाँ 30 है तो ठीक था, लेकिन यदि सिर्फ 14 होता तो, यदि यहाँ सिर्फ 14 होता तो सर वो 20 उस रेशियो में होगा, मतलब ये 20 मतलब उसी के अंदर प्लस 14, सर प्रॉफिट ही 14 है ना, तो कहाँ से 20 बांट देंगे, सर मतलब उस रेशियो में होगा, मतलब 14,000 रुपया कौन से रेशियो में, ये कब 20 से ज्यादा रहा तब, 20 से ज्यादा ही नहीं हुआ तो वहीं पे खत्म हो जाएगा ना, 20 से ज्यादा ही नहीं हुआ तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। 10, 8, 2 फिर इधर 333 10,000 को इक्वली बांटोगे, 10,000 को इक्वली बांटोगे तो कितना, एक कम, ठीक है, तो 3 3 3। अब इसको भी 3 दोगे तो प्रॉब्लम क्या, 1 रुपया तो अभी भी बचा है, और यदि उसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो टोटल इक्वल नहीं होगा। अब 1 रुपए का लेके झगड़ा, या तो 33 पैसा भी ले तो भी 1 पैसे का झगड़ा, तो फिर एक्स वाई क्या बोले, जेड को कम मिला उसको ज्यादा दे देते, इसी एक में ज्यादा दे देते। क्या दोगे, ये था आपका सब नंबर 6।
सीखा? बिफोर और आफ्टर वर्ड का मतलब, बिफोर और आफ्टर वर्ड का मतलब। पीएल अप्रो में नेट प्रॉफिट होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बाद, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बाद। उसके बाद कमीशन का कैलकुलेशन, कमीशन का कैलकुलेशन, कमीशन या किसी भी रिलेटिव फिगर की कैलकुलेशंस का बेसिस क्या है, तरीका क्या है, सोचते क्या है। सम यदि कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना है तो वैसे कर दिया जाता है। तो अब होमवर्क के तौर पे बचा हुआ 3, 4, 5, 3, 4, 11, तीन सवाल। संडे कल छुट्टी है, ये पेपर बना लोगे? टाइम है ना? टाइम तो है, ये पेपर सारा बना लो। ये पेपर सारा बना जाओगे, बन जाएगा। 1 से लेके पेज नंबर 151, 151 इसका है, 138। ये क्वेश्चन 140 से 142, उसके पहले कुछ थ्योरी है, एमसीक्यू भी है, ठीक है? तो सबसे पहले चलो आज थोड़ा सा मैथ के सफर पे चलते हैं, मैथ के सफर पे चलते हैं। वही सफर है क्या? कुछ अलग देख लो थोड़ा, कुछ अलग होगा। सबसे पहले फ्रंट कवर पे हॉल ऑफ फेम, कुछ रंगीन चेहरे दिखेंगे वहाँ। पेज नंबर नया था 5, इस साल जो नया जोड़े हैं 5 कि कौन से क्वेश्चन में क्या मिलने वाला है। जैसे पीएल अप्रो का क्वेश्चन 1 मिलेगा तो और में एक थ्योरी भी मिलेगा, और में एक थ्योरी भी। तो पार्ट ए 4 नंबर का 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 6 में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? 7 और 8 2 रहता है, उसमें से कोई एक करना पड़ता है, 7 में भी और 8 में भी। तो 8 तो आप लोग ट्राई ही नहीं करते हो और सीख के भी नहीं जाते हैं, वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, मतलब वो आपके लिए जरूरी नहीं है 4 मार्क्स वाला, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में भी 10 कंप्यूटर से रिलेटेड है, 9 एक क्वेश्चन होता है, उसमें ऑप्शन भी रहता है। तो 4 नंबर 6 नंबर ये था, 4, 6 और वॉट एक 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 अब कितने मार्क्स का? 10। वो किस पे हो सकता है? यानी कुछ अजीब भी लगता है, पता नहीं आजकल आप लोगों को देखने के बाद क्या जानते हो, पूरा पेपर आपको पता है क्या है। आज की तारीख में यू नो व्हाट विल कम, फिर भी टेंशन करो। आज की तारीख में तो पेपर पता है भाई, 1 में ये होगा, इसके साथ ये ऑप्शन होगा, 2 में ये होगा, इसके साथ ये ऑप्शन होगा, तभी तुम लोग डिप्रेशन में जाता है। चलिए पार्ट बी 36 मार्क का वो जो एमसीक्यू ऑप्शन, ठीक है? अभी देखने से बेहतर बाद में, लेकिन ये जो 5 और 6 नंबर पेज आप वैसे देख रहे थे, वही हम लोग 7 में थोड़ा सा क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। 7 में इन शॉर्ट है, किससे कितना एमसीक्यू होगा, किससे कितना शॉर्ट आंसर होगा, किसमें कितने 4 मार्क्स का होगा, किससे 6 मार्क्स का होगा और किससे 10 मार्क्स का होगा। अब देख लो, फिर एक और एनालिसिस है नीचे, 4 मार्क्स का कौन कौन सा होगा एक ही चीज का फिर तीसरा एनालिसिस है, 4 का 6 होगा, 6 का कौन सा होगा और 10 का। 8 और 9 में आपका क्या है, सिलेबस। पेज नंबर 10
हाँ तो सही देख वहाँ लिखा तो बोला यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा, तो टेप लिखा नहीं है, तुमको लिखना है, आपको लिखना है। तो कॉपी आप लोग खो देते हो नहीं बहुत समय। तो ऐसे ही ब्लैंक स्पेस की कहानी है। इसके बाद अपना जो क्लास नोट्स है, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18, 19, 20, 21, 4 पेज, 16 क्वेश्चन है ना। तो पहले तो ये 30-40 क्वेश्चन होता था, बट आपका दुख दर्द इस बार समझा कोरोना के चक्कर में, तो फिर मैंने उसे घटा के 16 कर दिया, क्योंकि लगा कि वो 40 बहुत ज्यादा हो गए, तो इसलिए उसे घटा के इस बार सब्सटेंशियली कम कर दिया गया 16। अब इसी तरह ये चैप्टर चलेगा, लेकिन इस तरह से क्लास चलता रहा तो फिर पेज नंबर 130, पेज नंबर 129 तक तो एक एक करके सारे चैप्टर थे, जिसे हम लोग क्लास नोट्स कहते हैं। वेबसाइट पे जो तुम्हारा अपलोड होगा सॉल्यूशन, वो पहला हिस्सा 2 टुकड़े में होगा। एक होगा हैंड रिटन, हैंड रिटन मतलब उस खाली और ब्लैंक स्पेस में आपको लिखना क्या है, वो भी हम लोग अपलोड करके दे देंगे, वहां से आप उतार दोगे यदि आपको कंफ्यूजन है तो। और नहीं उतारा तो कहानी ये है, आजकल हम लोग कहते हैं कि 24 आवर्स पढ़ने का दिल करे तो पढ़ सकते हो, वो बहाना नहीं चलेगा कि सर मेरे पास किताब नहीं, कॉपी नहीं, मोबाइल है, इंटरनेट है, आईडी लॉगिन पासवर्ड है, कभी भी खोल करके देख लो क्या था चार्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चार्ट क्या था कभी भी खोल करके देख सकते हो। तो अलग बात है कि आप फेसबुक देखो या व्हाट्सएप या जो भी या इंस्टाग्राम या टिकटॉक जो भी, उसको नहीं खोलो आप लोग। चलिए बोलो सर इसमें डेटा क्या है वरना। एनीवे पेज नंबर 129 तक ब्लैंक भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी होगा। पेज नंबर 130, कुछ लोगों को प्रैक्टिकल से ही नफरत है, तो 4 नंबर का थ्योरी भी यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। 1 सेकंड रुकोगे। वो जो थ्योरी है वो बहुत सिस्टमेटिक समझाया गया है, फुर्सत को बहुत है पढ़ना चाहते हो, क्योंकि यदि पढ़ लेते हो ना तो चैप्टर पूरा क्लियर होगा। और ये जो भी नोट्स और मैथ्स दिया हो ना, एक लाइन बोलता हूँ, जिंदगी में सोचोगे ये करोगे वो करोगे, सिर्फ 11, 12 और ग्रेजुएशन का 3 साल 5 साल मेरे से पढ़े या जो भी है, 25,000 का नौकरी, 25,000 का इनकम कहीं नहीं जाएगा। अब बोला कहाँ से वो 25,000 कहीं नहीं जाएगा, वो गारंटी दिया 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद। मैथ आपके सामने है, 11 पढ़े हो, 12 पढ़े हो, ग्रेजुएशन का 3 साल तो पढ़ोगे। नोट्स और तरीका क्या है जो पढ़ाता हूँ वो आपको मालूम ही है। 3rd ईयर के बाद 11 और 12 को पढ़ा सकता है ना, 11 और 12 को पढ़ा सकता है कि नहीं? क्या पढ़ाना मालूम तो है, पढ़ तो रही हो, क्या पढ़ाना मालूम है, कैसे पढ़ाना है, किन कौन सी चीजों को रखना है। तो जो दिया हो ना वो एसेट से संभाल करके रखो। जिंदगी की बुरी परिस्थिति में भी ना कुछ नहीं भी मिला ना, तो 3 साल के बाद वो जो तुम लोग रोना होता है ना कि नौकरी नहीं मिला, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, सिर्फ 11, 12 पढ़ा करके मिनिमम 25,000 कमा सकते। घर घर जाके कोचिंग भी नहीं खोले, कोचिंग भी नहीं खोलना, घर घर जाके। अब रहा कि पढ़ाते वक्त तुमको रिसोर्स चाहिए, तो इतना बढ़िया तो सजा के दिया 11 भी 12 भी, और आने वाले 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर भी दूंगा। और तुम्हें भी मालूम है पढ़ना कितना है, तुम्हें रोना किस बात का, रोना किस बात का, वो सब बकवास का रोना रोते हो आप लोग, कुछ नहीं है जिंदगी को उस तरह से जीने। बस एक ही काम करोगे तो प्रॉब्लम है कि 100 काम करते हो, प्रॉब्लम तो
एक सबसे मिनिमम मैंने कहा, जिंदगी तो जीना ही है ना, सबसे मिनिमम बस हैंड रिटन नोट्स को सही से सजा करके लिख लेना, सारा सॉल्यूशन अपना बना करके रख लेना, सजा करके रखना। जिंदगी के 5 साल के बाद कभी भी आप उसे यूज कर सकते हो। 11 की सारी चीजों को 12 जो आपके सामने से गुजर रहा हो, आने वाले 3 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 12 के बाद पढ़ाओगे तो कहीं कहीं रुक जाओगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में यही सब चीज थोड़ा सा क्या मिलेगा, एडवांस मिलेगा, और फिर आप बोल पाओगे सही से आने वाले 3 वर्षों में। और उस समय आप अकाउंट भी पढ़ा सकते हो उन्हें, उस समय आप उन्हें कॉस्ट टैक्स भी पढ़ा सकते हो, उस समय आप उन्हें इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकते हो, उस समय आप उन्हें बिजनेस स्टडी भी पढ़ा सकते हो, क्या सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। उस समय उन्हें आप लॉ एंड ऑडिट भी पढ़ा सकते हो, मान लिया इंग्लिश नहीं पढ़ा पाता, मान लिया। करना ये है, अरेंज करके रख लो, कभी भी काम आएगा। फाउंडेशन पढ़ोगे घुमा फिरा के यही होगा। तो मैंने कहा 130 नंबर पेज किस लिए, यदि तुम्हें कुछ जानना है तो पहले वाला थ्योरी का नोट्स मेरा बहुत बेहतर नहीं था। इस साल हम लोगों ने कोशिश किया कि उस चैप्टर का पूरा आइडिया हो आपको। जो मैं बक रहा हूँ ना, सुनने के बाद उड़ जा रहा है, ये जो इक्वल होगा, 6% होगा, पेज नंबर 130, 31 को सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा भी नहीं। 131, 132, फिर 133 से क्या है, एमसीक्यू, आपको भी मालूम है उसका इंपॉर्टेंस। 130 से लेके आपका 136 तक गिरा ना, 136 तक ज्यादा है, उससे शॉर्टलिस्टेड करेंगे। 137 के बाद 8 से क्या मिला, ईयर में आया क्या है, 4 नंबर के नाम पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, 1 नंबर के नाम पे शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, और मल्टीपल एमसीक्यू 1 नंबर के नाम पे अब तक कौन सा पूछा गया है। ये थ्योरी वाला पार्ट। मान लिया कि आप क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग नंबर नहीं करने वाले, बट शॉर्ट और एमसीक्यू तो करना ही है, तो आपको पढ़ के धीरे धीरे से सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। और इसी का थ्योरी हम उधर शुरू में दिया गया प्रैक्टिकल के अलावा। और उसके बाद पेज नंबर 140, 41 एंड 42। ऐसे तो नया सिलेबस 2014 या 15 से था, लेकिन पुराने सिलेबस में 2007 से भी ये था, और करीब करीब वही पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में तो मैं टोटल 13 क्वेश्चन जो दिख रहा है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके ईयर में आता क्या है। पहले क्लास में ही बोले थे कि एग्जाम में जितना आता वो तो बता चुके हैं, बट पिछले 2-3 क्लास में तो मैं थोड़ा सा और उसे परफेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश में ये सब बता रहा हूँ, छोटा छोटा हिस्सा। और अपने मैथ की कहानी में एक चीज तो अभी जानते हो, मैंने कहा बुक अपनी जगह है, बुक का कभी भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मणिकर मुखर्जी जी हो या टी.एस. ग्रेवाल साहब हो, वो अपनी जगह हमेशा वैलिड है, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। बट एग्जाम में यदि तुम्हें 100 लाना है ना, तो 100 तो सिर्फ अपने मैथ से भी आ जाएगा, उसके बाहर तो नहीं। 100 के लिए अपना मैथ काफी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा बुक्स को कभी बदला नहीं जा सकता। वो एक अच्छा रेफरेंस बुक कभी भी पढ़ने के काम में बेहतर होता है। और इसलिए कभी हम लोग कहते हैं कि ये मैथ जो कुछ भी बोलोगे 1-2 साल का नतीजा नहीं है भाई, 2005 से लेकर 20-15 साल का एक एक्सपीरियंस है इस मैथ में। और तुम लोगों को मालूम है हर एक साल कुछ ना कुछ बदल देता हूँ, जो लोग रहते हैं उनसे पूछ लो, उनको तो यही लगता है हर एक साल बदल क्यों देते हैं, मतलब जिंदगी में हम लोग को आराम करने नहीं दीजिएगा। क्यों, मतलब सेम रहेगा तो फिर कोई मेहनत नहीं, बट दिमाग चलता रहता है, कुछ नया आता बदल देता हूँ, कुछ नया आता बदल देता हूँ। अपने आप में वो फुल परफेक्शन है। और इसलिए इस मैट के बारे में तो बोलते हैं कि अपने भाई बंधु को भी गिफ्ट कर सकते हो, वो तुम्हें धन्यवाद बोलेगा, भाई बहुत बढ़िया मैट दिया। जो भी अपने पास नहीं है उन्हें तुम क्या कर सकते हो, भाई काहे तुम लोग इधर उधर करता है, ये ले चुपचाप पढ़ और कहीं दिमाग मत लगा। भाई बंधु को गिफ्ट कर सकते हो कुछ। आज के लिए